हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट टेक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के एमसीक्यू को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। सो कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। पूरा हम लोग 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो आज के वीडियो में पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसका 100 पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में आपको ना OMR सीट का कैसे इसको डिस्कस करते हैं, पूरा कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी मैं आपको फिल करके बताऊँगी, ताकि आप लोग जो मिस्टेक्स करते हो ना वो मत करना। एग्जाम में बहुत से लोग ना OMR शीट में ना एक दो मतलब जो उसका बॉक्स होता है वो 2-3 फिल कर देते हैं, तो वो कभी कभी वो नंबर कट हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं ना, इसे ज़रूर पढ़ दिया करिए। इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही पेपर दिया करिए। आज के इस वीडियो में 50 MCQ कंप्लीट करेंगे, जिसमें पार्ट ए में हम लोग हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर का पूरा क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहला इसमें हमारा क्वेश्चन आता है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चिरगांव झांसी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, मातृभूमि की और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मातृभूमि को कौन से और नाम से जाना जाता है? तो वसुधा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाय द मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको बुक से मिसमैच मिलते हैं या कहीं से और को मिसमैच मिलते हैं, तो आप लोग थोड़े से इसे कॉर्पोरेट करिए, क्योंकि कभी कभी बुक के आंसर और हमारे बताए हुए आंसर थोड़े से मिसमैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन मत क्रिएट किया करिए कि आपकी बुक से और थोड़ा सा, क्योंकि हम तो आपको ओरली मतलब आपको ऑनलाइन तरीके से ही हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बुक से तो नहीं सॉल्व करते हैं ना। तो इसलिए कभी कभी मिसमैच हो जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे गलत हो जाते हैं तो आप लोग प्यार से कमेंट में लिख दो कि मैम ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इसे सही कर दीजिए, ठीक है। तो मैं उसे कमेंट में पिन कर दूंगी कि ये आंसर रॉन्ग हो गया। बाय द वे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग को हर चीज़ राइट और करेक्शन में मिले, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, किसकी मतमैया स्नेहपूर्ण गोद में बैठकर कवि को मातृत्व का सुख प्राप्त होता है? तो मातृभूमि के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में है, मातृभूमि मुकुट क्या है? तो हिमालय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, जिसमें हमारा दिया हुआ है कि मैथिली शरण गुप्त जी की कृतियां में कौन सा महाकाव्य है? तो आपके कौन सा महाकाव्य है इसमें कृतियां में? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, साकेत है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो गणपत राय था। ध्यान दीजिएगा, देखो इसमें गणपति राय भी दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गणपत राय है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, शतरंज के खिलाड़ी की विधा क्या थी? तो शतरंज के खिलाड़ी की आपकी विधा क्या है? कहानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में पुटअप है, वाजिद अली शाह के समय लखनऊ का माहौल कैसा था? तो वहाँ पे विलासिता पूर्ण था। क्या था? विलासिता पूर्ण था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य क्या है? देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा वो डिसमैच हो सकता है, क्योंकि देखिए मेरे लगाए हुए क्वेश्चन में आया है कि गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना, और इसमें बुक में भी थोड़ा सा करेक्शन में दिया हुआ है, ये दोनों आंसर थोड़ा सा राइट है, ठीक है। तो आप लोग इसमें बताइएगा कौन सा इसमें राइट है, क्योंकि गुलामी के कारणों का प्रति सचेत करना भी है और व्यक्तिगत स्वार्थों का चित्रण करना भी है, तो इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जो होगा मैं खुद ही बोल दूंगी, आप लोग उसे कमेंट में खुद ही बता दीजिएगा, इसमें कोई आर्ग्यू करने वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, मीर साहब के पास घुड़सवार को किसने भेजा था? तो मीर सवार को घुड़सवार किसने भेजा था? अब इसमें भी देखिए दो आंसर क्या है, ठीक है। एक तो आंसर आया था कि मीर साहब की बेगम ने भी भेजा था और नवाब वाजिद शाह अली ने भी भेजा था। तो आपके बुक में इसमें कौन सा आंसर है बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में है, जीव पर सवार इलिया के लेखक कौन है? तो जीव सवार इलिया के लेखक है आपके शरद जोशी जी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, लेखक के कृषि अधिकारी ने कहाँ चलने को कहा था? तो कहाँ चलने को कहा था? खेतों में चलने के लिए कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, शरद जोशी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उज्जैन में हुआ था, ठीक है, महाकालेश्वर नगरी में। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, भारत सरकार द्वारा शरद जोशी जी को कौन सा सम्मान दिया गया था? तो कौन सा उनको सम्मान दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 ने पुटअप किया है, मुझे खेत में अच्छा लगता है, यह सचमुच जीवन है और शांति है, सुख है, किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बड़े अफसर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, उस्ताद नाम निबंध के लेखक का क्या नाम है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, देखिए कहीं कहीं पे महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया है, कहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है, मतलब सो कंफ्यूजिंग। आप मतलब कहीं तो राइट आंसर दीजिए, मतलब बुक में भी कभी कुछ अलग दिया है। एंड जो 20 सीरीज है, उन्होंने सुना है उसमें 20 सीरीज में जो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बट मैंने सर्च किया है तो रामचंद्र शुक्ल आ रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर भी कंफर्मेशन दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, उस्ताद गद्य की कौन सी विधा है? तो उस्ताद आपके गद्य की कौन सी विधा है? निबंध विधा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में आता है, उस्ताद कौन उत्पन्न करता है? तो कौन उत्पन्न करता है? कर्म भावना उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में है, बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार हो जाने का क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए साहस कहा जाएगा। मतलब कि आपको अगर किसी चीज को, अगर आपको फोड़िया वगैरह वो फुंसी वगैरह हुआ है, आपको बेहोश ना हुआ जाए, तो आपको के अंदर क्या एक करेजियस साहस ही तो होगा ना, कि हम उसे बिना दर्द के उसे सह सकते हैं। मतलब दर्द तो होगा ही, बट उसे साहस के साथ सह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति क्या होती है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उस्ताद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? तो रामचरितमानस की अवधी भाषा में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिया हुआ है, श्री राम संबंधित विभिन्न कथाओं के उनके किस रूप का चित्रण किया गया था? तो किस रूप का आपका चित्रण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, मर्यादा के रूप में चित्रण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण क्या थे? ठीक है, शील भी थे, सौंदर्य भी थे और शक्ति भी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा दिया हुआ है, रामचरितमानस के कांड में हनुमान पराक्रम का वर्ण हुआ है, कौन से कांड में हुआ था? सुंदर कांड में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, हिंदी के साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, मैथिली शरण गुप्त जी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, जिसमें हमारा दिया है कि भारत एक निबंध दिनकर जी के किस ग्रंथ से लिया गया है? तो संस्कृत के 4 अध्याय से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 में, भारत एक किस प्रकार की रचना है? तो भारत आपका एक प्रकार की, कौन से प्रकार की रचना है? आपका निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में है, स्वतंत्रता के पश्चात दिनकर जी को किस नाम से जाना गया था? राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, दिया है, दिनकर जी को ज्ञानपीठ का किस रचना के लिए पुरस्कार दिया गया था? तो उर्वशी के लिए दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 31 में है, भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ किसे माना गया था? तो पहला आपका पुरुषार्थ किसे माना गया है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, धर्म को माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, आदि शंकराचार्य किसे अवतार माना जाता है? तो किसका अवतार है आदि शंकराचार्य? प्रभु शंकर जी के अवतार हैं। ठीक है, महादेव के। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगारी शारदा पीठ की स्थापना किस वेद के आधार पर की गई थी? तो किस वेद के आधार पर की गई थी? इसका आंसर मुझे कुछ खास मुझे मिला नहीं, क्योंकि जहाँ तक है कि देखिए जिनका भी ये पेपर था उन्होंने यजुर्वेद लगाया है, बट आप लोग थोड़ा सा कंफर्म करेगा यजुर्वेद ही होगा या और कोई वेद होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 34 में आया है, ब्रह्मा सत्य जगुना किस सिद्धांत का वाक्य है? तो किस सिद्धांत का आपका वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर बी आदि शंकराचार्य जी के वाक्य का सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 35 में है, अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक दार्शनिक कौन था? तो कौन है आपका? 35 का आंसर भी हो जाएगा, आदि शंकराचार्य जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, शंकराचार्य ने कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग दिया था? तो उन्होंने कितने वर्ष के थे? वो 8 वर्ष के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है, आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो गगन है। ठीक है, थोड़ा पर्यायवाची आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, थोड़ा सा व्याकरण का भी आ जाता है कभी कभी, तो थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, शब्द व युग में पढ़ लीजिएगा और पर्यायवाची थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, विलोम शब्द पढ़ लीजिएगा, ये तीनों चीज़ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा लगभग
50 से 60 वर्ड आप लोग थोड़ा इसमें विलोम शब्द पर्यायवाची थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो नॉलेज हो जाएगा। ओके, बाकी 2 बुक में दिए होंगे एमसीक्यू, उसे भी कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 38 में शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है? शब्दों का जोड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, जिसमें हमारा दिया है अंधकार का विलोम क्या है। थोड़ा सा विजिबल नहीं है बट मैं बोल दे रही हूँ, अंधकार लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अंधकार का आपका इसमें पूछा है कि विलोम क्या है, तो बताइए अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें तो मत बोलिएगा कि मैम आप गलत बता रही हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, आय का विलोम क्या होता है? तो आय का विलोम क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा, खर्चा करना हो जाएगा, कुछ और तो नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, कर्ब में पाँव लटकाने का मुहावरा क्या होता है? इसका अर्थ हो जाएगा आपका बहुत बूढ़ा होना, ठीक है, या मरने के कटार पर आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, जिसमें हमारा दिया है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि आपकी क्या है? देवनागरी है। क्या है आपका? देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में आता है, जिसमें हमारा दिया हुआ है पर्यायवाची को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची को आपको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। समानार्थी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है, किए गए उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द होता है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 45 में, जो बीत गया के लिए एक शब्द होता है, उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं, है ना। अतीत का सच, है ना। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 46 में, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्यधन उदय हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे 47 में पूछा है, अवधारणा के लिए आवश्यक होती है, तो अवधारणा के लिए आवश्यक क्या होती है? आपका चेतना होती है। ठीक है, हमारी चेतना काम करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 में है, हिंदू धर्म में ऋण कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में है, संविधान के अनुसार भारत की राज्यभाषा क्या है? तो भारत की राज्यभाषा आपकी क्या है संविधान के अनुसार? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हिंदी है। ठीक है, क्या है इसका? भारत की राज्यभाषा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में है, भाषा की प्रथम इकाई क्या होती है? तो ध्वनि होती है। भाषा की प्रथम इकाई क्या है? हमारा ध्वनि है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लो, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पार्ट 2 का वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इस पे इंग्लिश लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 51 से आपको नेक्स्ट 2 पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो के आपको कमीशन है, इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कल तक आपको इसका वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी। एग्जाम के पहले सारी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बेस्ट ऑफ लक।